आप सारे लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल रौनक एजुकेशन ब्लॉग में। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में, उसके प्रवाह तंत्र के बारे में। इसको बहुत ही एग्जाम व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि नदी कहते किसको हैं। तो नदी कहते हैं पहाड़, झील आदि से निकलकर विशिष्ट मार्ग से बहने वाली प्राकृतिक धारा को नदी कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक धारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नदी को बनाया नहीं जा सकता, वो प्राकृतिक होता है। अगर वहाँ से नदी से अगर जल की किसी धारा को हम निकालते हैं तो उसको नहर नाम देते हैं। कई बार तालाब बनाते हैं उसके नीचे जमा करके उसके बगल में। ठीक है, तो ये प्राकृतिक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। कहा जाए भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह का मतलब होता है बहने की दिशा। ठीक है, भारत के अपवाह तंत्र के दृष्टि से दो हिस्से में बांटा गया है। ठीक है, नदियों को हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है, अरब सागर हमारे भारत के पश्चिम में है अरब सागर और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो उस हिसाब से दो ही जगह गिरेगी ना नदी, और कोई है तो साधन नहीं है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी उसके हिसाब से हम कह सकते हैं एक हिमालयी नदी और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी को कैसे करेंगे डिवाइड, हिमालयी नदी मतलब हिमालय से निकलने वाली नदी। ठीक है, उसको एक रूप देंगे, और एक होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, तीन तरफ से पानी और एक तरफ से भूमि से जुड़ा हुआ क्षेत्र, उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। ठीक है, तो भारत का नक्शा अभी कुछ देर के बाद आपको हम यहाँ पे भी दिखा देंगे। सबसे पहले देखिए हिमालय नदी में कौन कौन सा आता है। हिमालय नदी में अरब सागर में गिरने वाली नदी में सबसे मुख्यतः सिंधु नदी का तंत्र है। सबसे मेन नदी है सिंधु नदी, और ये उसकी सब सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सिंधु, तो सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सा आ गया हमारा? नुब्रा, श्योक, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। सिंधु नदी तंत्र में ये सारे हो गए, ये इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी में कौन कौन नदी आ गई? लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी। ठीक है, ये सारी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी को भी दो हिस्से में बांटेंगे, एक तो हिमालय से निकलने वाली जो नदी होगी हिमालयी नदी होगी, और एक हमारी होगी प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। हिमालयी नदी में, अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी में दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारी हो गई गंगा नदी तंत्र, और एक हो गई ब्रह्मपुत्र। दो बड़ी नदियां हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदी को भी नेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में कौन कौन सा है? यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, सोन, ये सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियां हैं, ये मेन है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सा है? दिबांग, लोहित, सुबनश्री, धनश्री, रंगा, जिया भरेली। ठीक है, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन कौन सी मेन है? महानदी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, वैगई, बहुत सारी और भी नदियां हैं छोटी बड़ी, ये मुख्य नदियां हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा। ठीक है, ये सब बारी बारी से इसको हम लोग समझेंगे, देखते हैं। और अभी देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, उसको मैप से बताते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे सिंधु के प्रवाह क्षेत्र को। ठीक है, ये मैंने भारत का नक्शा बनाया है, पूरा भारत नहीं है, उत्तरी भारत है, क्योंकि सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उत्तरी भारत से ही होकर गुजरता है। ये हमारा पाकिस्तान। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, और यहाँ से फिर चाइना, तिब्बत वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु नदी। ये देखिए, ये सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र है। यहाँ से लद्दाख में पड़ेगा, पीओके में जाता है ये, पाक अधिकृत कश्मीर। फिर उसके बाद ये लद्दाख राज्य से होते हुए सीधे सीधे कहाँ से निकलता है? ये इसका
एक याद रखिएगा, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी, उसके मानसरोवर झील के बोरखचू हिमनद के पास से ये निकलता है, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ेगा? मानसरोवर झील के पास। तो इसका अपवाह क्षेत्र ये हो गया, और इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी नदी है, विश्व की बड़ी बड़ी नदियों में से एक है ये सिंधु नदी। और भारत में ये कितना बहता है? भारत में बहता है ये 1114 किलोमीटर, ठीक है। पूरी लंबाई 2880 और भारत में 1114 किलोमीटर ये बहता है, ठीक है। और ये इसकी सहायक नदियां हैं। काबुल नदी ये उत्तर से आगे मिलती है इसमें। काबुल नदी की सहायक नदी एक स्वात नदी, वो यहाँ पे आगे मिलती है। गिलगित नदी, गिलगित क्षेत्र जानते होंगे, पीओके में पड़ता है, ठीक है। श्योक हो गया हमारा, नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। ये सब उत्तर से, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि सिंधु नदी के उत्तर से सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसको जानना पड़ेगा। काबुल, स्वात, गिलगित, श्योक, नुब्रा, ठीक है। ये उत्तर से आने। अब सबसे इसका इंपॉर्टेंट है जो दक्षिण से नदियाँ मिलती हैं इसमें, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है एक झेलम, ठीक है। ये देखिए इसका अपवाह तंत्र है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रवीश। रावी, व्यास और सतलज। रवीश का नाम सुना होगा आपने, रवीश कुमार बहुत ही फेमस पत्रकार रहे हैं एनडीटीवी के, तो उनके नाम से रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी उनको मिला था, तो वो उनके नाम से आप याद रख सकते हैं क्या? रवीश। क्या नाम रखेंगे? रवीश। र फॉर रावी, व से व्यास, रावी, व्यास और सतलज। और इसी क्रम में भी है ये, देखिए ऊपर में रावी है उत्तरी क्षेत्र में, व्यास उसके नीचे, व्यास आगे मिल जाती है सतलज में, ठीक है। सतलज सबसे नीचे। 1960 में सिंधु नदी घाटी का समझौता हुआ है। किसके साथ हुआ? पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा जल दे रहा है ना, पाकिस्तान को भी है और इंडिया में भी है। इंडिया में 1114 किलोमीटर ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो 1960 में ये जल समझौता के तहत कहा गया कि सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, ये तीनों नदियों को पाकिस्तान को दे दिया जाए, ठीक है। इसका क्षेत्र, इसका जो है अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। और रावी, व्यास और सतलज ये तीनों भारत के हिस्से में आया। जो उत्तरी क्षेत्र का था उसको पाकिस्तान को दे दिया गया, और जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र में था वो दे दिया गया भारत के इसमें, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लिए। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी क्रॉस करती है, ठीक है। उसके बाद ये सतलज नदी कहाँ से? सीख किला दर्रे के बगल से गुजरती है ये, ठीक है। और सतलज नदी का कहाँ से निकलती है? राकस ताल झील, ठीक है। ये भी मानसरोवर झील के पास पड़ता है। राकस ताल झील से सतलज नदी निकलती है, ठीक है ना। रावी नदी पे एक है थीन बांध बनाया गया है, ये पंजाब में थीन बांध बनाया गया है, ठीक है। इसको बोला जाता है रंजीत सिंह बांध, ठीक है। रंजीत सिंह बांध इसको नया नाम दिया गया है, ठीक है ना। वेरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। झेलम की सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा। ये पूरे मैप को बढ़िया से याद कर लीजिए। और ये मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है एसएसबी। एसएसबी एक एग्जाम होता है, नाम सुने होंगे आप लोग, याद करने के लिए हम उसको ले लिए हैं। एसएसबी, सिंधु, एस फॉर सिंधु, एक और एस फॉर सतलज और बी फॉर ब्रह्मपुत्र। ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है? मानसरोवर झील पड़ता है कैलाश पर्वत श्रेणी में। और ये कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ता है? तिब्बत के क्षेत्र में, चाइना के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हमारा था सिंधु नदी और उसका अपवाह क्षेत्र, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गंगा के बारे में। गंगा नदी हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक नदी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ये मैंने बनाया है भारत का नक्शा, जहाँ पे गंगा का प्रवाह क्षेत्र है उस क्षेत्र को मैंने दर्शाया इस मैप में, ठीक है। और ये दक्षिण से उत्तर से बहने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, माना जाता है इसको गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद यहाँ पे उत्तराखंड में
उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी, ठीक है। और उसी के कुछ दूर विष्णु प्रयाग से धौली गंगा नदी और कर्ण प्रयाग से पिंडार नदी निकलती है। और धौली गंगा और पिंडार नदी मिल के बनाती है अलकनंदा नदी, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों देव प्रयाग में मिलते हैं, ये जो पॉइंट है मैंने, ये देव प्रयाग है, ठीक है। देव प्रयाग जगह है, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब नदी मिलती है तो उसके बाद ये क्षेत्र गंगा नदी कहलाता है, ठीक है। ये पूरा भारत के, उत्तरी भारत के सबसे बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है ये गंगा नदी, ठीक है। इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने दिखाया है ये कुछ महत्वपूर्ण नगरों से होकर गुजरती है ये, ठीक है ना। सबसे पहले गंगा नदी हरिद्वार मेन शहर में, कन्नौज यूपी में, कानपुर ये अभी यूपी में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद वाराणसी, बनारस से होते हुए फिर बिहार में प्रवेश करती है तो बड़े नगर में कहाँ पहुँचती है, पटना, बिहार की राजधानी पटना, फिर भागलपुर, ठीक है। उसके बाद ये बंगाल में मेन पश्चिम बंगाल में चली जाती है, बिहार के 2 बड़े क्षेत्र को कवर करती है शहर को। और उसके बाद फरक्का में जाती है। फरक्का बैराज एक जगह है जहाँ से ये इंटर कर जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। और गंगा नदी को जब पश्चिम बंगाल में जब एंट्री लेती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, हुगली नदी, ठीक है, उसको हुगली नदी से बोलते हैं। फरक्का बैराज से जब वो बांग्लादेश में चली जाती है तो देखिए बांग्लादेश में जैसे ये इंटर करेगा, बांग्लादेश में इसको नाम दिया गया है पद्मा, ठीक है, पद्मा नाम से। पद्मा जब आगे बढ़ेगी तो इसमें जमुना नदी आगे मिलेगी। जमुना किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ठीक है ना। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं। जब ये दोनों मिलती है एक जगह जाके, उसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं मेघना, ठीक है। मेघना नदी आगे बढ़ेगी और वहाँ पे गंगा सागर द्वीप का निर्माण होता है। मुहाने पे गंगा सागर द्वीप यहाँ पे पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल के जस्ट ऊपर, और बे ऑफ बंगाल में जाके ये विलीन हो जाती है। वहाँ पे क्या बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। ये हमारा गंगा का नदी प्रणाली है। इसको देखिए बढ़िया से देखिए, इसकी लंबाई कितनी है, पूरे भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। और ये देखिए इसका मैंने मैप में बताया है, ये उत्तराखंड के भागीरथी गंगोत्री हिमनद वहाँ से निकली, देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिली और उसके बाद ये आगे बढ़ने लगी, ठीक है। उसके बाद ये सारी सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा, गोमती नदी, ठीक है। उसके बाद घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब उत्तर से आगे मिल रही है, ठीक है। और दक्षिण से कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है ये, यमुना, यमुना नदी, सोन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, दक्षिण से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में यमुना, सोन, हुगली, ठीक है। उत्तर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन है, एक तो अलकनंदा, ठीक है, देवप्रयाग में, रामगंगा कन्नौज में, गोमती नदी गाजीपुर में, घाघरा नदी छपरा में, गंडक नदी हाजीपुर में, कोसी नदी भागलपुर में। ये सारी नदियां आके गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं, ठीक है। ये गंगा नदी का जल क्षेत्र और बढ़ते जाता है आगे, धीरे 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 क्यूबिक मीटर में इसका हमेशा बढ़ते रहता है हमेशा। इसलिए गंगा नदी बहुत ही रेयर है जो सूखने वाली है। ये सूखती क्यों नहीं है, क्योंकि ये हिमनद से निकली है, गंगोत्री हिमनद से। कुछ ना कुछ तो पानी रहेगा ही ना, हिमनद तो खत्म होने वाला है नहीं वहाँ। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ से, एक ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड में ये 310 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, उत्तराखंड 310 किलोमीटर। सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में कवर करता है ये 1140 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बिहार में
करीब करीब 445 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यमुना नदी के बारे में, ठीक है। यमुना नदी एक बहुत बड़ी नदी है इंडिया की, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यमुना नदी के ऊपर बनाया गया हथनी कुंड बैराज, ये एक पॉइंट है। हथनी कुंड बैराज बनाया गया है, दिल्ली को जल आपूर्ति यहीं से होता है। हथनी कुंड बैराज, ठीक है, यहाँ से दिल्ली को जल आपूर्ति होती है। और यमुना नदी बहुत प्रदूषित है। यमुना नदी कुछ अच्छे अच्छे नगर के पास से गुजरती, इंडस्ट्रियल इलाका, इंडस्ट्री का जितना मलबा होता है वो सब यमुना नदी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से यमुना नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ जाके मिलती है? ये हुगली नदी में, ठीक है। हुगली नदी में ये दामोदर नदी मिलती है। दामोदर नदी का भी एक हिस्ट्री रहा है। दामोदर नदी सबसे पहले देखिए ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार का नाम सुने होंगे। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत का रूर? बहुत बड़ा खनिज संपदा है छोटा नागपुर पठार, भारत के लिए एक वरदान जैसा है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। तो वहीं से ये निकलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, बराकर, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसको एक जमाने में बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी को किसी जमाने में बंगाल का शोक बोला जाता था, क्योंकि ये हमेशा दिशा बदलते रहती थी ये नदी, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह ये सब का शिकायत आता रहता था हमेशा। तो अब ऐसा क्या हुआ कि बंगाल का शोक नहीं रहा ये, तो इसके साथ एक घटना हुई, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। सरकार ने दामोदर नदी पे कई बांध बनाए और इस नदी को बहुत स्टेबल कर दिया। अब इसको बोला जाता है बंगाल का वरदान, ठीक है ना। दामोदर वैली जो है, परियोजना जो है, इसका पूरा रूप रंग बदल के रख दिया दामोदर नदी का, और बंगाल के लिए ये बहुत ही फायदेमंद नदी हो गई है अभी के समय में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, क्योंकि जितना भी फैक्ट्री वगैरह का मलबा होता है वो सारा का सारा बहा देते हैं सब नदी में, ठीक है। इस पर शुरू से ही कुछ कानून वगैरह तो थे, लेकिन मतलब इस पर अमल नहीं किया किसी ने, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई। प्रदूषण की वजह से इसमें जीव जंतु नहीं होते हैं दामोदर नदी में, इसीलिए इसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल। कुछ नहीं होता इसमें, इस नदी में, ठीक है ना, अधिक प्रदूषण की वजह से। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र के बारे में, ठीक है। ये मैंने फिगर बनाया है जिसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी है, मोटी वाली धारा जो ब्लैक वाली है ये ब्रह्मपुत्र नदी की धारा है, ठीक है। और इसके अगल बगल ये सारी उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल लंबाई है ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील के पास, जैसे मैंने बताया था आपको, SSB, ठीक है। एस फॉर सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, 3 नदियां कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से ये निकलता है, चेमायुंग ग्लेशियर से। चेमायुंग ग्लेशियर से ये निकलता है, और तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग जंगो, ठीक है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग जंगो, थोड़ा सा ये आगे बढ़ता है तो इसको बोलते हैं तिब्बत में ही सांगपो नदी, ठीक है। सांगपो नदी से ये आगे बढ़ता है और यू आकृति बना, यहाँ पे यू दिख रहा है ना, ये यू आकृति बनाता हुआ अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, ठीक है। नामचा बारवा पर्वत, नाम सुने होंगे, नामचा बारवा पर्वत के पास से ये यू आकृति बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में घुसता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। फिर ये आगे बढ़ता है, असम में जाता है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर उसके बाद असम से आगे बढ़ता है तो कहाँ जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस नदी को बोलते हैं जमुना नदी, ठीक है। और जमुना नदी ये आगे बढ़ता है, पद्मा नदी में जाके बांग्लादेश में मिलता है, और पद्मा और जमुना दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं मेघना नदी, ठीक है। और मेघना कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। तो इसका देखिए ये सहायक नदी है कुछ, ठीक है। यहाँ से दिबांग, ठीक है, दिबांग नदी, लोहित नदी, लोहित नदी का नाम सुने होगा, अभी बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। वहाँ पे एक पुल बनाया गया था, इसलिए वो चर्चा में रहा था। फिर यहाँ पे देखिए ये माजुली द्वीप, ये माजुली द्वीप का नाम सुने होंगे, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी के द्वारा बनाई गई द्वीप है, ठीक है ना।
दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है नदी के द्वारा बनाई हुई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसको शामिल किया गया है माजुली द्वीप को। ये भारत सरकार ने इसको एक जिला घोषित कर दिया है माजुली द्वीप को। भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला है ये, ठीक है ना। फिर ये आगे आगे आते हैं सुबनसिरी, ठीक है। सुबनसिरी नदी इसमें आगे मिलती है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर आगे आएंगे जिया भरेली, मानस। मानस का नाम सुने होंगे आप लोग। मानस यूनेस्को हेरिटेज में अभी शामिल किया गया है, नेशनल पार्क है मानस असम में, ठीक है। मानस नदी आगे मिलती है। संकोश नदी, ठीक है, संकोश नदी भी सुने होंगे। संकोश नदी भूटान और भारत का मिला जुला के प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें, चूखा ताला संकोश, ये सब आगे बताएंगे हम आपको। संकोश नदी आगे मिलती है। फिर तीस्ता नदी, तीस्ता नदी आगे मिलती है। पद्मा नदी, ये गंगा को पद्मा बोलते हैं। इधर से धनसिरी है। कपिली नदी, ठीक है। बराक नदी, बराक नदी है ये। और ये पद्मा और जमुना के आगे मेघना, ठीक है। जमुना और पद्मा के मिलने के बाद इसको मेघना बोलते हैं। और बराक नदी के मुहाने में ही, इसी के क्षेत्र में है दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र। कौन सा है? मावसिन राम। पहले कौन सा था? चेरापूंजी। चेरापूंजी से अब शिफ्ट हो गया है मावसिन राम, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र का जो है पूरा क्षेत्र है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो में हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र, गंगा नदी क्षेत्र, सिंधु नदी क्षेत्र, और भी महत्वपूर्ण उसके जो सहायक नदी थी उसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट इसका देखना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।